आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज प्राइम डिबेट में हम बात कोरोना वायरस के कहर की करेंगे। जी हां, कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना से पहली मौत की तस्दीक हुई है, तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा बढ़कर 81 हो गया है। सवाल यह उठता है कि इस मोहलिक वायरस से आखिर निपटा कैसे जाए, या जो कदम हिंदुस्तानी सरकार और महकमे सेहत उठा रहे हैं, क्या ये काफी हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, क्या कुछ एहतियात करना जरूरी है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर, हर खासो आम में कोरोना का खौफ, कोरोना को है हराना। पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान के लिए कहर बनकर आए कोरोना वायरस से मुल्क में अब तक 78 लोग मुतासिर पाए गए हैं। इनमें से 60 से ज्यादा हिंदुस्तानी और 17 गैर मुल्की हैं। वहीं दुनिया भर में तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। चीन समेत दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज कर चुकी है। ऐसे हालात में आलमी सेहत इदारे ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया है और सभी ममालिक से इससे निपटने के लिए कदम उठाने की अपील की है। सभी ममालिक में इस वबा से निपटने के लिए जंगी सतह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान में भी मरकजी हुकूमत रोज बयान जारी कर इस वबा से निपटने के दावे कर रही है। दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में कोरोना को वबा करार दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के एक मुतासरा शख्स की मौत की भी तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस से तालीम, खेल, तिजारत और सयाहत सब पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट IPL भी 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब शेयर मार्केट पिछले 12 साल के निचली सतह पर आ गया है। सरकार हालात से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोगों से अपील की है कि एहतियात बरतें और परेशान न हो, जबकि मरकजी वजारत सेहत ने सभी से एहतियात और ताउन की अपील की है। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी सिनेमा घरों को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले दिल्ली के स्कूल और कॉलेजेस भी बंद किए जाने का ऐलान हो चुका है और होने वाले इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरह कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने एहतियाती तौर पर कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार और महकमे सेहत का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बहुत जरूरी है, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पूरी दुनिया की तरह हिंदुस्तान में भी एक तरह से कोरोना का कहर है और यहां पर लोगों में एक डर और खौफ है, क्योंकि रोज बरोज इसके नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो दूसरे इटली और ईरान और चीन को देखते हुए हिंदुस्तान ने बहुत हद तक इस पर काबू पाया है, लेकिन लगातार इसके केसेस और मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में आज तक 81 मामले सामने आए हैं। कल से आज तक तकरीबन 15 मामले सामने आ चुके हैं और इसके अलावा अगर अलग अलग रियासतों की बात करें तो तकरीबन 13 रियासतों में इसके मुतासिरीन अलग अलग तादाद में है। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, इसी तरह से कर्नाटक की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें, और तमाम रियासतों ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्या ये कदम काफी हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए? किस तरह से निपटा जा सकता है? इसके अलावा बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरता जाए। क्या कुछ एहतियात बरता जाए? क्या कुछ सूरत हाल मुल्क की है और क्या हिंदुस्तान तैयार है कोरोना वायरस से निपटने के लिए?
इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सरगंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली के। मोहसिन वली साहब से हम इस पूरे मामले पर मेडिकली क्या कुछ किस तरह से इसे लड़ा जा सकता है, किस तरह से क्या कुछ एहतियात किए जा सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। विजय सरदाना जी हैं, माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजार पर भी और तिजारत और मार्केट पर बड़ा असर पड़ा है। आपसे हम इस पर भी बात करेंगे। मीर अली रजा नजफी साहब सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इमामिया बेंगलुरु से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की है जो ईरान में फंसे हुए हैं या दूसरे ममालिक में फंसे हुए हैं। इस ताल्लुक से हम मीर अली रजा नजफी साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर समीर दलवाई साहब स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, और इसके अलावा डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता है। मैं कोरोना वायरस से लेकर बच्चों में क्या कुछ खतरा हो सकता है, क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, डॉक्टर समीर से इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल है और दिल्ली की सरकार इसे किस तरह से निपट रही है, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी से इस पर बात करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 उर्दू में कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सर मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, लगातार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं, जो केसेस हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त 81 केसेस पहुंच चुके हैं। क्या सर आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान इस वबा से लड़ने के लिए तैयार है, या जो केसेस बढ़ रहे हैं आखिर इसकी वजह क्या आप देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान हर वबा से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और रहा है, लेकिन ये खौफनाक, और मैं इसको बहुत नॉटी वायरस कहता हूँ, अगर मैं उर्दू में उसका तर्जुमा करूँ तो ये शरारती या बदमाश वायरस है। और इस वायरस की आपने सुना होगा, शुरू में नाम था कोरोना, फिर ये नोवेल कोरोना की शक्ल में आए शुरू में, उसके बाद इनका नाम बीच में ही बदला गया। तो इसका मतलब ये शरारती वायरस है, अपने को बदलता है, हमसे ज़्यादा शातिर है, और ये बहुत बड़ा नुकसान इसने ऑलरेडी आलम को, दुनिया को पहुंचा दिया है, और इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक जी। इसके अलावा इसका अभी तक कोई टीका भी नहीं है। छोटे बच्चों को शायद ये कम परेशान कर रहा है, 70 साल से बड़ों को ये करीब करीब मार ही देता है। अब आई बात, घबराएं क्यों घबराएं क्यों नहीं जी? घबराएं इसलिए नहीं क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी तादाद नौजवानों की है और 60 साल तक के लोगों की है, बुजुर्गों की तो है। तो उन लोगों में कोई ज़्यादा बड़ा ख़तरा इसका नहीं है। ज़ुकाम बुखार वाला ये वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस की किस्म है जी। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, ये उन लोगों को पकड़ रहा है जो बाहर घूम के आए या फॉरेन ट्रैवल करके आए हैं। और सबसे अहम बात ये है कि कांटेक्ट हाथ के थ्रू या बलगम जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू, सरफेस के थ्रू, इस तरह से इसका कांटेक्ट हो रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन जी, और किसी चीज़ से नहीं आ रहा है। तो हम अगर 3 बातों की एहतियात कर ले, मैं यहीं ख़त्म करके राउंड अप कर रहा हूँ 1 सेकंड में। एक तो मुसाफा ना करें, हाथ ना मिलाएं, दूसरा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, बिल्कुल, और चौथा सफ़र करने में एहतियात करें। तो ये 3 बातों का जो कॉम्बिनेशन है वो 75 to 80% इसको रोक देगा। और नौजवानों को, 60 साल तक के लोगों को, सिर्फ उन लोगों को फिक्र करने की जरूरत है जिनको दिल की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, हार्ट के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, चेस्ट की बीमारी है, पहले ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी है, प्रेग्नेंट मदर्स हैं जी, और जो बहुत ज़ईफ लोग हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा इसका खतरा नहीं है। अब ये जो इटली की टोली आई, इटली की टोली ने आके सारा काम खराब कर दिया। बहुत ठीक चल रहा था, 3 केसेस केरला में इलाज हो रहा था, इसने इटली की टोली ने आके जो हंगामा किया है वो सब हम उसको भुगत रहे हैं, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। वो जो जहां जहां जो गया है उसने वहां इसका जहां बीज छोड़ा है वो धीरे धीरे उग रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने बताया कि एहतियात बहुत जरूरी है। अगर इसमें एहतियात किया जाए, जो चीजें लगातार बार बार जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं बता रहे हैं कि हाथ मिलाने से परहेज कीजिए, घरों से अगर आपको जरूरत नहीं तो घरों से बाहर मत निकलिए, सफर मत कीजिए, इस तरह की बहुत से एहतियात, और अपने टीवी स्क्रीन पर भी लगातार वो चीजें चला रहे हैं कि किन किन चीजों से एहतियात करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा। निम्मी जी, दिल्ली ने सबसे पहले कदम उठाया और महामारी इसको एक तरह से करार दिया गया, इसे एक वबा करार दिया गया, और उसने कई सख्त फैसले और बड़े फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए। क्या आपको लग रहा है कि सरकार के इन फैसलों के बाद इस पर किसी तरह का असर पड़ता आपको दिख रहा है, कि इससे कुछ कमी आई है सरकार के इन फैसलों से, इन जो कदम सरकार ने उठाए हैं? लेकिन प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये महामारी ही है और महामारी का शक्ल ले सकती है अगर प्रशासन अपने सारे एफर्ट्स इसमें न डाले। तो अब देखिए 2 करोड़ से ऊपर ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हम इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं, और हमने शुरुआत से, अब से नहीं, पिछले 4 हफ्तों से हमारी यही कोशिश है कि जो साइंटिफिक तरीके हैं या जो पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी है, जो किया जा सकता है, यानी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग से ये बीमारी बहुत हद तक टल सकती है और बहुत ज्यादा इंसिडेंस कम हो सकती हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर दे रहे हैं। और साथ साथ हम ये भी सोच रहे हैं अगर ये बीमारी फैल जाती है तो हमारा स्वास्थ्य तंत्र कितना मजबूत है, इसके लिए हम आइसोलेशन वार्ड्स बना रहे हैं। अपने लोगों को जो फॉरेन ट्रैवल से करके आए हैं उनको ट्रैक करने के लिए हमने 40 टीमें बनाई हैं। हमारी डॉक्टरी सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं ताकि हर सूरत हाल में, ये जो कैटेगरी 2 पर अभी हम टिके हुए हैं कि हमारे केसेस 100 से कम है और फैटेलिटी सिर्फ एक ही है, हम ये चाहेंगे हर सूरत हाल में हम इसको इसी कम इंसिडेंस पे और इसी लो कैटेगरी पे रखें। बिकॉज जिन हालातों में हमारी जनसंख्या रहती है, जिस थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में हम लोग रहते हैं, उसमें बीमारी का फैलना इंसान से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो वो सिचुएशन ना आए, उसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है और जितने भी इसमें मेजर्स लेने पड़ेंगे उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर निम्मी, अब जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं कि स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया और इसके अलावा सिनेमा हॉल और थिएटर्स हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया गया, जो गेम्स होने वाले थे उन्हें रद्द कर दिया गया, लोगों में भी अब एक डर और एक खौफ होगा कि आखिर इस तरह के कदम अचानक क्यों उठाए जा रहे हैं। लोगों के माइंड को आखिर किस तरह से, जो तशवीश लोगों में है उससे किस तरह से सरकार निमट रही है? देखिए, फिलहाल हमारी प्रायोरिटी लोगों का स्वास्थ्य है और हम बिल्कुल भी इस बारे में सेंसिटिव नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि हमने ओवरडू कर दिया है। हम चाहेंगे हम ओवरडू कर दें या जरूरत से ज्यादा जो तरीके हैं वो भी कर दें ताकि किसी भी तरह से ये बीमारी फैले ना। हमने देखा है कि जिन राष्ट्रों ने, जैसे सिंगापुर है और बाकी और राष्ट्र हैं जिन्होंने जल्दी मेजर्स लिए हैं, जिन्होंने समय रहते इसको कंटेन करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए हैं, वहां इसकी सक्सेस थोड़ी ज्यादा हुई है। तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और हम ICMR, WHO इनकी एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं। हम साइंटिफिक तरीके से इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, हम उनको अश्योर कर रहे हैं कि अगर आप खुद से अपनी हाइजीन और सैनिटेशन की जिम्मेदारी लेते हैं और खुद से डिस्टेंसिंग रखते हैं तो बहुत हद तक आप भी बचे रहेंगे और कम्युनिटी के प्रति भी सबका यही रोल है। बिल्कुल, इस मामले में तो दिल्ली सरकार की तारीफ करनी होगी कि उसने फटाफट एक तरह से कदम उठाए, बहुत जल्दी उसने दिखाया और उसने जो मुनासिब कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाए। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इस वजह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि ये मुल्क की राजधानी है, मुल्क का कैपिटल है, इस वजह से जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर समीर दलवाई जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी एक बात डॉक्टर मोहसिन वली साहब कह रहे थे कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा तशवीश में होना या परेशान होना बहुत परेशानी की बात नहीं है कोरोना वायरस, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर के पेशे से भी एक तरह से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अभी तक जितने केसेस खासतौर से हिंदुस्तान में हुए, क्या लगता है कि कितना खतरनाक ये बच्चों के लिए है, या अगर एज फैक्टर की हम बात करें तो जिन लोगों की उम्र 12-15 साल से कम है उनके ऊपर ये, उनके लिए कितना खतरनाक है कोरोना वायरस?
जी बात सही है कि जो ज़ईफ लोग हैं, जैसे वली साहब ने बताया, जो सीनियर सिटीजन्स है या जिनके और प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी है, उनके लिए ज़्यादा खतरा है। बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे बच्चे और एट द सेम टाइम ज़ईफ, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है। मगर जो हमने देखा है बाय एंड लार्ज चाइना में और इटली में, बच्चों को इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ है जितना ज़ईफ लोगों को या सीनियर सिटीजन्स को हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर निम्मी ने अभी जो जो बातें कही, हर एक लफ्ज़ बिल्कुल काबिल तारीफ है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे लोग देख रहे हैं, फिर से एक बार दोबारा उसको रिव्यू में देख लें। उन्होंने बहुत परफेक्ट बताया। मुझे कुछ बातें इसमें ऐड करनी थी, उन्होंने जो कहा उसमें कि लोगों के सामने ये दो मैं एक्सट्रीम देख रहा हूँ। या तो लोग पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं, या तो लोग बोल रहे हैं कोई डरने की बात नहीं, हिंदुस्तान में, इंडिया में ये सब वायरस नहीं होता। मेरे ख्याल से दोनों जो एक्सट्रीम व्यूज हैं ये गलत है। और इसलिए मैं समझाना चाहता हूं कि क्यों जो डॉक्टर निम्मी ने कहा कि बेटर सेफ देन सॉरी, थोड़ा ओवरडू करे तो भी चलेगा, मगर हम अंडर प्ले नहीं कर सकते इसको। इसके बजाय 2-3 मुद्दों में आपको मैं समझा दूंगा। ये जो है, जैसे वली साहब ने कहा, ये एक नॉवेल मतलब एक नया वायरस है। जाहिर है कि हमें अब इस वक्त तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है। तो जब ये वायरस इंडिया में आया है और जब फैलेगा तो इतनी तेज रफ्तार से फैलेगा कि एक एक दिन में हजारों लाखों लोग को इन्फेक्ट करेगा। बिल्कुल। और ये होने वाला है कि हम सबको इन्फेक्शन ही हो जाएगा। जब इन्फेक्शन होता है तो ये समझ लीजिए कि 80 से 85% लोगों को बहुत ही माइल्ड सर्दी, खांसी, नजला जिसको हम कहते होता है, 4-5, 7-8 दिन में वो लोग ठीक हो जाते हैं। 4-5% लोगों को थोड़ा ज्यादा सीवियर हो सकता है, तेज बुखार आए, तेज खांसी हो, ये हो सकता है। मगर 4 या 5% लोगों को हो सकता है सांस लेने में तकलीफ हो जाए और थोड़ा कंडीशन उनकी सीरियस हो जाए। तो वैसे ये सभी वायरसेस में ऐसे ही होता है। मगर यहां पे मुद्दा ये है कि एक साथ अगर हजारों लाखों लोगों को इन्फेक्शन होता है और उसके अगर आप 2-3% या प्रतिशत देखेंगे, तो लाखों के अगर आप प्रतिशत देखेंगे 2%, तो भी ये 3,000, 4,000, 5,000 की संख्या हो सकती है। और इसलिए जब इतनी संख्या में पेशेंट, जो 2% वाले जो सीरियस होने वाले हैं, वो अगर इतनी बड़ी संख्या में भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से एक साथ इतने पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो हमारे हॉस्पिटलों में एक साथ इतने पेशेंट्स के साथ हर दिन नए आने वाले पेशेंट्स को, पुराने पेशेंट्स को मैनेज करके करने की ताकत नहीं है। एज इट इज हम देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में इतना ओवरक्राउडिंग होता है। और ठीक यही बात इटली में हुई है, क्योंकि जो पेशेंट आ रहे हैं, बहुत से पेशेंट मैनेजेबल होते अगर उस वक्त डॉक्टर्स उतने काफी तादाद में होते और ओवरलोडेड नहीं होते। अब ये हो रहा है कि चूंकि एक साथ इतने पेशेंट आ रहे हैं, तो उनको एक्चुअली चूज करना पड़ रहा है किस पेशेंट को ट्रीट करे, किसे नहीं करे। दूसरी बात यह है कि इन्फेक्शन डॉक्टरों को भी हो रहा है। बिल्कुल। अगर डॉक्टर को जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स पर भी और इस पूरे सेक्टर पर भी एक बहुत बड़ा दबाव है। मुझे एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। तो मुद्दा यह है, एक मिनट अबू साहब एक ही मुद्दा है मेरा। तो लोगों को समझाना जरूरी है कि इन्फेक्शन एक साथ सबको न हो, ये जरूरी बात है। एक साथ सबको न हो, ये जरूरी बात है। इसलिए जो उन्होंने कहा डॉक्टर निम्मी ने, सोशल डिस्टेंसिंग, हम ये सोचे कि हम लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा कम से कम कैसे आए, ताकि सब लोगों को एक साथ वायरस ना फैले। और अगर ये इन्फेक्शन होता है आहिस्ते आहिस्ते पूरे, वो तो दुनिया में फैलने वाला है, लेकिन अगर आहिस्ते आहिस्ते फैलेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एहतियात बहुत जरूरी है इसमें। जितना ज्यादा आप एहतियात बरतेंगे और इस कोरोना को एक तरह से शिकस्त दी जा सकती है, मात दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है एहतियात, जिस पर डॉक्टर वली साहब ने भी रोशनी डाली है, डॉक्टर निम्मी ने भी, और समीर आपने भी बहुत तफसील से चीजें बताई। मैं विजय सरदाना जी आपके पास आना चाहूंगा। विजय सरदाना जी, मैं आपसे सवाल करूं, इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान यासिर जिलानी साहब, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं विजय सरदाना जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस हम देख रहे हैं कि जितने सेक्टर है सबको एक तरह से इसने इफेक्ट किया है, मुतासिर किया है, और खास तौर से अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, शेयर बाजार की बात करें, तो इस पर बहुत बड़ा एक तरह से असर पड़ा है। क्या आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये नुकसानदेह होगा आने वाले दिनों में? बल्कि मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि पिछले 12 साल में हमारे शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ है जो हालत इस वक्त है। सरदाना जी, मेरे ख्याल से इकोनॉमी में आने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। जी। देखिए, कोरोना वायरस, अगर मैं वायरस इन्फेक्शन कहूं,
हम इतना बड़ा इसको इश्यू जो बना रहे हैं उसके कुछ कारण हैं और कुछ नासमझी भी है। जो लोग लाइव स्टॉक सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग मेडिकल साइंस में काम करते हैं, उनको पता है कि वायरल इन्फेक्शन कोई दुनिया में नई चीज नहीं है। बिल्कुल। तो कोरोना वायरस इतना बड़ा इशू क्यों बना, पहले इसको समझना पड़ेगा ताकि लोगों में पैनिक नहीं आए। और अगर हम उसको पैनिक के रूप में और डराने के रूप में पेश करेंगे तो लोग घबराएंगे, जो देश के लिए उचित नहीं होगा, समाज के लिए उचित नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना वायरस है, दुनिया में बहुत तरह के वायरस हैं, एक ये नया वायरस हमारे सामने आया है प्रकृति में, जिसका अभी तक हमारे पास इलाज नहीं है। और इसका सबसे बड़ी चुनौती इसलिए हमारे सामने आई है कि बहुत सारे वायरस हैं जो जानवर से आदमी में आते हैं जी, या किसी और पक्षियों से आदमी में आते हैं। यह पहला वायरस है जो आदमी से आदमी के कांटेक्ट में इतनी तेजी से फैला है, जिसका हमारे पास अभी तक इलाज नहीं है। तो इसको समझें कैसे और करें कैसे। कॉमन सेंस अप्रोच रखिए, पैनिक मत क्रिएट करिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज यह है कि पहली बार दुनिया ने एक बायो सिक्योरिटी चैलेंज को फेस किया है। सही। आज से पहले आपने न्यूक्लियर चैलेंज फेस किए, आपने नेचुरल कैलेमिटी फेस करी, दुनिया भर के डिजास्टर हुए, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए, केमिकल पॉइजनिंग हुई, ऑयल स्पिलेज हुआ, आज तक सब हमने देखा और वक्त के साथ हमने उसके सिस्टम बनाए। आज दुनिया में किसी भी तरह की क्राइसिस होती है तो हमारे पास एनडीआरएफ की टीमें हैं, बाकी सारे संसाधन हैं, वो हमारे पास तैयारी है, इसलिए पैनिक नहीं होता है। सही। बायो सिक्योरिटी थ्रेट पहली बार दुनिया ने एक साथ समाज में देखा है जी। हमारे लिए ये नया एक्सपीरियंस है समाज में, इसलिए थोड़ा पैनिक है। लेकिन आप देखेंगे कि चाइना में जहां सबसे पहले आउटब्रेक हुआ, उन्होंने उसको कंटेन कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो कोरोना वायरस है वो कंटेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है जी। हमें उसको, उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले 3 महीने में जो काम चल रहा है, और खासकर पिछले 1 महीने में, मैं आपके पास देखो, लेट मी क्लियर इट, फिर मैं इकोनॉमी से जुड़ा हुआ इसलिए सवाल है। जी जी जी। पिछले 1 महीने में जितनी रिसर्च हुई है वैक्सीन को लेके, उसके परिणाम अगले कुछ दिनों में आपको दिख जाएंगे। तो जैसे पहले चेचक होता था, प्लेग होता था, इसी तरह इसका इलाज भी आ जाएगा। इतना ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, हमें प्रिकॉशन क्या लेना है? जैसे सारे मेडिकल साइंस ने, सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। कोशिश ये करिए कि आप सेफ डिस्टेंस रखिए, क्योंकि जो वायरस है वो आपको आंखों से दिखता नहीं है। तो बेटर एहतियात का तरीका यह है कि शायद सामने वाला सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए आप एहतियात रखिए। लेकिन सोर्स कहां से आएगा? अगर आज मेरे घर में मेरा बच्चा स्कूल जाता है जी, और वहां पे अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं आया है, कोई विदेशी यात्रा करके नहीं आया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सोर्स नहीं है। सोर्स कहीं ना कहीं से तो आएगा, अपने आप क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बात, क्या हम ओवरडू कर रहे हैं? आप इसका दूसरा खामियाजा देखिए। भारत एक विकासशील देश है, आज सबसे ज्यादा खतरा जो है वो यूरोप में है, वो विकसित देश है। बिल्कुल। तो इसको ये जनरलाइज मत करिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये नेचुरल ह्यूमन इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपके रेजिस्टेंस पे करता है। पहली बार मतलब सरकार इतनी ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, इतना अच्छा काम सरकार ने शायद इतने बड़े पैमाने पर शायद कभी नहीं हुआ है। साइंटिफिक फैक्ट पे जाइए। जी जी, लेट्स नॉट मेक ओपिनियन। मेरा निवेदन यह है कि साइंटिफिक फैक्ट पे जाइए, ओपिनियन क्रिएट मत करिए। जिस जिस पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस कम है, बॉडी इम्यूनिटी कम है, वहां पे ये बढ़ेगा। जैसे कहा गया, ओल्ड एज बॉडी में रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए बढ़ता है। तो पहला सुझाव यह है कि आप बेसिक हाइजीन मेंटेन करिए, साफ सुथरा खाना खाइए, खाना पका के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, चिकन से होगा, अंडे से होगा, दूध से होगा, मछली से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बराबर जैसे खाना खाते हैं खाइए, पका के खाइए, हाथ धोइए, बर्तन धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैनिक मत क्रिएट करिए। अब आता है यह बात इकोनॉमी को लेके जी। जो सरकार ने कहा है कि आप लोग बंद करिए, जैसे बेंगलोर में कहा, दिल्ली में कहा, उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग उन लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे जो विदेश यात्रा करके आए हैं। बाहर से उनमें वायरस हो सकता है, जो दोस्तों में, परिवार में, मित्र मंडली में, ऑफिस में
शायद माइग्रेट हो गया हो, सही, उसको कंटेन करें। और ये 14 दिन का इसलिए कहा जा रहा है सब जगह कंटेनमेंट, कि अगर किसी में कोई सिम्टम है तो उभर के आएगा, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अगले 10 से 14 दिन में विजय सरदाना जी, सर मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे दो लोगों को और जोड़ना है। मैं आपसे इस पर और आगे भी बात करूंगा, रिवाइव करेगी सरदाना जी। मैं इस पर आगे भी बात करूंगा, मजबूत होगी। मुझे ब्रेक पर जाना और दो लोगों को मुझे भी जोड़ना है। मैं मीर अली रजा नजफी साहब, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जायरीन की कह लीजिए या स्टूडेंट की, जो इस वक्त ईरान में है। ईरान खुद कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। क्या आपको लगता है कि आखिर जो लोग हिंदुस्तान के वहां पर फंसे हुए हैं वो हिंदुस्तान उन्हें लाना चाह रहा है, लेकिन अब हिंदुस्तान का कहना है कि ईरान कहीं ना कहीं अपनी जिद पर एक तरह से अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तानी ईरान में फंसे हुए उन्हें लाने में परेशानी हो रही है? देखिए, कुछ ईरान के सिलसिले में या हिंदुस्तानी जो ईरान में है उनके सिलसिले में बोलने के पहले मैं एक बात इन टोटल मैं बताना चाह रहा हूं। जी, जो चीज़ इन्हें ये वायरस आया कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं। जी, देखिए, वायरस शुरू होता है कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जो इंसान खाता है, वो जो खा नहीं सकता, वो वहाँ पे चाइना के अंदर जिस तरीके से ये लोग खाते हैं, ऐसे जानवर जो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान को तबीयत बिगाड़ सकती है, वायरस वहाँ से शुरू हुआ, होने के बाद फैल सकता है, वायरस एक दूसरे को जा सकता है, लेकिन वायरस आया ऐसी चीज़ खाने की वजह से जो इंसान को खाना नहीं चाहिए था। अब रही बात, हमारे पास जो भी हजरात अभी बता रहे हैं कि जिस तरीके से इसको रोकना चाहिए, हकीकत बात है, इलाज के पहले इसकी एहतियात करना बहुत लाजिम है। हमारे पास जो हिंदुस्तान के अंदर अब जो एहतियात के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कदम उठाई है, देखिए इंसान की सेहत है तो आपके पास मजमा जमना, बच्चों की स्कूल है, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन सेहत ही नहीं तो इंसान के लिए इसको लेके क्या करना है। अब जो कदम उठाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बिल्कुल सही कदम उठाया है। और ईरान तक, जहाँ तक ईरान की बात है, अब देखिए हमारे पास तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। हमारे पास इसी हफ्ते में चंद लोगों को लाया गया, लेकिन ईरान के अंदर अभी भी 4800 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। कई ज़ायरीन हैं और कई लोग हायर एजुकेशन के लिए भी वो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अब हमारी दरख्वास्त बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये है, कहीं ना कहीं उनको समझा बुझाकर ईरान से जो हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। वजह उसकी ये है, देखिए 10,000 से ज़्यादा लोग को ईरान के अंदर इसका इन्फेक्शन हुआ है, बाकी 480 लोग मर चुके हैं। और उनका कहना है कि एक टेलीविज़न पे उनकी एक अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट ये था कि उनके पास ऐसी चीज़ तैयार हो रही है, 1 महीने के अंदर इनकी दवा भी ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात फैलने की बात, उनका कहना है कि 15 दिन से ये चीज़ रुकी हुई है। रुकी हुई है इसलिए है, जैसा इनके पास बड़े मजमों का जो जमते हैं लोग, जैसा ये नमाज जुम्मा की बात है, तकरीबन 10 लाख से लोग जमा होते हैं नमाज के लिए। बाकी जितने भी कांग्रेगेशन है सब कुछ कैंसिल कर दिया है इन्होंने, और मदरसे, यूनिवर्सिटी, दानी, हर जगह बिल्कुल अलग कर दिए। जिस तरह का दुनिया में हो रहा है, ईरान में भी इसी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, उनका कहना है कि 15 दिन से जिस तरीके से फैल रहा था उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने रोका है। रोका किस तरीके से है, कोई दवा से नहीं। उनका कहना यही है जो अभी हजरात ने बताया कि भाई हाथ नहीं मिलाने की बात है, एहतियात उसकी वजह से कमी एक तरह से आ रही है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तानी ईरान में फंसे हुए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उससे उन्हें लाना अब एक बड़ा चैलेंज है। मैं यासिर जिलानी साहब, मैं मीर अली रजा नजफी साहब बाद में भी आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक पर जाना और यासिर जिलानी साहब भी वेट कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट है उससे कई महाज पर, कई सेक्टर में एक तरह से चैलेंजेस का सामना है, चाहे हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इसी तरह से दूसरे कॉलेजेस हैं या फिर जो ऑफिसेज हैं उन पर असर पड़ रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। और जिस तरह से अभी रजा नजफी साहब बात कर रहे थे, ईरान में या दूसरे मुल्कों में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उन्हें लाने का भी चैलेंज है। मतलब कोरोना वायरस की वजह से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं सरकार के सामने। जी, देखिए अभी सारे पैनलिस्ट ने बात रखी, मैं आपके साथ बाद में जुड़ा हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखूंगा और इन्हीं लोगों की बात को आगे बढ़ाऊंगा
क्योंकि सरकार बहुत संजीदगी के साथ सारी चीज़ को मॉनिटरिंग कर रही है। खास करके हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पहली बार किसी इस तरह की चीज़ में खुद कैबिनेट मिनिस्टर, और आपने देखा है आज भी हमारे वजीर आजम ने जब एक संदेश दिया है सार्क देशों के 8 मुल्क को, तो मुझे लगता है कि तमाम जो मुल्क के हेड हैं उन्होंने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये एक ऐसी महामारी है जिसमें हम सबको साथ आके खड़ा होना है। और हमारे पैनलिस्ट में डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं, जिन्होंने जैसे ही ये बात आई थी, क्योंकि मैं आपके पास आया उससे पहले 80 के आसपास की तादाद हो गई है जो इस वक्त भारत में 78 सुबह में था और इस वक्त 80 है। 80 लोगों के अंदर ये कोरोना वायरस का मामला सामने आ गया है। तो हमें जो एहतियात है, जो चीजें बताई जा रही हैं, और खास करके जो लोग इसमें लगे हुए हैं पहले दिन से, जैसे ही ये बात किसी तरीके से भारत में आई है, तो हमारे जितने भी महकमे हैं, हमारे वजीर आजम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तमाम लोग, आज आप देखिए कि हिंदुस्तान की तमाम ऐसी चीजें जो होने जा रही थी उसको बंद करा दी गई हैं। IPL जैसा मैच कैंसिल करा दिया गया है। कोई भी गैदरिंग जो बहुत बड़ी हो उसमें नहीं जाने के लिए मना किया गया है। जो पिछला इतना पावन पर्व होली का था, तमाम आपने हिंदुस्तान में देखा कि होली के पर्व में वो जो एक बहुत जबरदस्त भीड़ और हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती थी, उसमें कमी करी गई, क्योंकि एहतियात बेहद जरूरी है। और सरकार बहुत चौकन्ना है। अबू हुरैरा साहब, यकीन माने, हमारा सबका यही फर्ज बनता है कि जितने लोग आपके माध्यम से लोगों को मैसेज दें कि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बताई जा रही हैं कि अगर डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने पहले दिन से टीवी के माध्यम से बताया कि हाथ कैसे धोना है, किस तरीके से लोगों से नहीं शेक हैंड करना है, नमस्ते करना है, तो ये सारी चीजें अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे सामने आई। देखिए आज भी हिंदुस्तान और दुनिया में जो एड्स का मामला है, इस वायरस को भी हम शिकस्त दे सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि सिर्फ एहतियात बरता जाए। हम साफ सफाई का अपने आसपास ख्याल रखें और एहतियात बरतें। जो चीजें बताई जा रही है डॉक्टरों की तरफ से, एक्सपर्ट की तरफ से, उन पर अमल किया जाए तो हम कोरोना वायरस को भी शिकस्त दे सकते हैं। और हमारा मिशन यही है कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी इस पर काबू पा लेगा, क्योंकि अगर मुआवजा करें हिंदुस्तान का चीन, इटली और ईरान से, तो उस मुकाबले में इतनी बड़ी आबादी को जिस तरह से सरकार ने एक तरह से समेट कर रखा और बचा कर रखा, ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है और सरकार ने बहुत तेजी भी दिखाई इस पूरे मामले पर। तो हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 81 हो गई है। बार बार यही कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर एहतियात बरतेंगे तो कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। और आज इसी इश्यू पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपसे सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, इस वायरस को लेकर, इस बीमारी को लेकर बहुत सी अफवाहें भी फैली हुई हैं और खासतौर से हमने देखा कि जब कोरोना वायरस शुरुआती तौर पर आया था उस वक्त मार्केट से जो मास्क हैं वो गायब हो गए, सैनिटाइजर मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया। जो अफवाहें हैं इनमें कितनी सच्चाई है? मास्क लगाना या सैनिटाइजर से बार बार हाथ को साफ करना कितना जरूरी हो जाता है ये इस तरह की सिचुएशन में? मैं सब आपको एक एक करके बताता हूं। जी जी। पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये पैनिक क्यों हुआ। देखिए, जब सार्स, मर्स और ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू हुआ था तो किसी मुल्क के नायब सदर को नहीं हुआ था, किसी बड़े फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं हुआ था। जैसे टॉम हैंक्स, उसकी वाइफ का टेस्ट हो रहा था कल, सब घबराए हुए थे। किसी बड़े प्लेयर को नहीं हुआ था, अब के हुआ। ब्रिटेन की डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर को हुआ, जूनियर हेल्थ मिनिस्टर को हुआ, हर एक्सीलेंसी नदीन को हुआ, ठीक है ना। जी जी। तो ये बड़े बड़े आदमियों को जब कोई चीज होती है ना तो लोगों में पैनिक हो जाता है कि जब भैया ये नहीं बच पाए तो हम किस खेत की मूली है, इसलिए लोग डर जाते हैं। अच्छा, अब पता था नहीं, हाँ, अच्छा पता था नहीं मास्क लगाने से बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मास्क गायब हो गए। अरे भाई, मास्क उसको लगाना है जो डॉक्टर आपको देख रहा है, ताकि डॉक्टर की सांस में आपकी सांस न जाए और आपकी सांस डॉक्टर की सांस में न जाए, ताकि डॉक्टर आपको देखने के लिए जिंदा रहे। एक बात, इसका मतलब डॉक्टर बीमार नहीं है, डॉक्टर को सेफ्टी के लिए लगाना है, कंपाउंडर को लगाना है, नर्स को लगाना है। और भैया आपको जो सड़क पे घूम रहे हैं वो काहे मास्क लगाए बने हुए भूत बने हुए घूम रहे, अजीब हो रहा है।
अरे भाई मास्क उसको लगाना है जिसको आम आदमी को, किसको लगाना है? आम आदमी में से जिसको इन्फेक्शन डॉक्यूमेंट हो गया है, चाहे वो खांसी का इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू का हो, चाहे कोरोना वायरस का हो, चाहे वो दूसरा फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, तो वो भाई मास्क लगाए। बाकी भैया मास्क लगा के तुम अपना जो सिक्रीशन है उस मास्क में इकट्ठा कर रहे हो, और चांसेस ये है कि तुम उसको अपने घर ले जाके अपने बिस्तर में ट्रांसफर कर रहे हो, और अगर उसमें वायरस है तुम अपने बच्चे को, बीवी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो तुम खुद ये बीमारी फैला रहे हो जो तुम्हें है, ये कोरोना नहीं बल्कि जो तुम्हें वायरस है वो फैला रहे हो। तो इसलिए इसका खतरा भी सोचना चाहिए। तीसरा, इसका कोई फायदा उन लोगों को नहीं है जो हेल्दी है। अब मुझसे एक सवाल अभी एक चैनल वाले ने पूछा था, मेट्रो में क्या करें? मेट्रो में भीड़ कल परसों तक खुद ही कम हो जाएगी जी। कम लोग जा रहे हैं। खैर, अगर मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो आप अपना साफ कफ हाइजीन जो हम बताते हैं कि इधर को मुंह करके खांसिए, सामने मत खांसिए। हमने 3 हेडिंग में इसको डिवाइड किया है। एक तो हैंड हाइजीन, एक कफ एटिकेट्स, और तीसरे डिस्टेंस वाला जो भी बता रहे थे ना, बिल्कुल ट्रैवल नहीं करिए और दूरी बना के रखिए, ठीक है? तो इन चीजों पे अमल करिए। दूसरा, सबसे अच्छा जो सैनिटाइजर है वो सोप और वाटर है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर आपका ऑपरेशन, मेरा ऑपरेशन करेगा, तो सबसे पहले 10 मिनट पानी के नीचे हाथ धोता है सोप वाटर से, वो स्टेरलाइजिंग सोल्यूशन से नहीं धोता, सैनिटाइजर से, प्लीज। और घर में साबुन है, तो आप सैनिटाइजर क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? अच्छा, अभी मैंने एक हर्बल सैनिटाइजर ढूंढा, वो 500 रुपए का बिक रहा, उसमें नीम है, ठीक है, वो सब है, अल्कोहल भी है, लेकिन उसमें वो केमिकल कंपाउंड नहीं है। तो हमने हर चीज में बाजारू नजरिया इख्तियार कर लिया। हम कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं कोरोना वायरस को, मास्क पे ब्लैक कर रहे हैं, कुछ लोगों पे फाइन भी हुआ है, वेरी गुड, गवर्नमेंट इज वॉचिंग। आई मस्ट से whatever I am saying, government is watching. So I am saying right from the day one के प्रधानमंत्री जी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, घंटे घंटे की नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, हम लोग एक ही मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए हैं। राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन इट वाज रिपोर्टेड, हेल्थ मिनिस्ट्री केम इनटू एक्शन, डायरेक्शंस इशूड, और केरला में आपने देखा 3 केस आए, 3 से 3.25 नहीं हुए। ये टोली आई है ना इटली की, इस टोली ने जो है कयामत बर्पा किया है, और ये टोली जहां जहां गई है वहां से अब हमें कोरोना की खुशबू आ रही है। और हमारे इंडियन लोगों को नहीं हुआ, जो ट्रैवल नहीं करके आए उनको नहीं हुआ, उनको होगा भी नहीं। मैं ऐसी दुआ करता हूं, कामना करता हूं कि उनको होगा भी नहीं, बशर्ते कि हम ये 3 हाइजीन रखें। इसके अलावा लोग कह रहे साहब नॉनवेज नहीं खाइए, वो बेचारा मुर्गा सस्ता हो गया, 30 रुपए किलो। ये सब कहां से आई हैं चीजें? हाँ, नहीं तो आप क्यों नहीं खा रहे? अगर आप खाते तो खाइए, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस कोरोना ने हमें कई चीजें सिखाई। एक तो साफ रहना सिखाया, एक हमें योगा करना सिखाया, क्योंकि असल एक बात अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, मुझे कहने दीजिएगा। जो हमारी सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पे सवाल कर रहे हैं लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, मेरा जो फेफड़ा है ना, वो हारमोनियम जो बजाते हैं ना आप, उसकी तरह है। उसका जो धोखनी होती है हारमोनियम की, तो नॉर्मली जब हारमोनियम जगजीत सिंह, चित्रा सिंह को आपने बजाते देखा होगा, वो बजाते हैं तो थोड़ा थोड़ा चलता है। जब वो हाई टोन में बजाते हैं तो पूरा उसको स्क्वीज करते हैं। सही। इसी तरह मैं जब बैठा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं तो मेरे लंग्स 70% एक्सपेंड करते हैं, और जब मैं योगा, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, मुराकबा, ये सब करके, ध्यान करके, जो भी आप कह सकें, लंग की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग इन एनी फॉर्म, तो मेरी लंग की कैपेसिटी 90 से 100% काम करती है। जब मैं वर्जिश करता हूं तो भी मेरी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो सबसे बड़ी इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका यह है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, मुराकबा करें, विचार करें, अपना ध्यान लगाएं, ठीक, योगा करें। इसके बाद जो इम्यूनिटी है वो कुछ नेचुरल चीजों में है, जिसमें सबसे मुस्तैद चीज है विटामिन सी। खत्म कर रहा हूं। उसके बाद हल्दी, तुलसी का पत्ता, कलौंजी, जो बहुत अब नेट पे हमेशा मिलता है, हर मर्ज का इलाज है मौत के अलावा, और उसके अलावा हल्दी है। बस हो गया, इम्यूनिटी बढ़ गई। अब आप घर में रहिए, ज्यादा गैर जरूरी मत जाइए, और आप हाइजीन रखिए। इसने, कोरोना ने हमें बहुत अच्छी चीजें सिखा दी 3, एक हाइजीन सिखा दी, एक हमें वेजिटेरियनिज्म सिखा दिया,
और एक हमें जो है घर से कम बाहर निकलना बगैर जरूरत सिखा दिया। बिल्कुल, यानी इसके लिए हमें होने की कोरोना जरूरत का नहीं, शुक्रगुजार घबराने की भी जरूरत होना नहीं। चाहिए। और डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें, बहुत तफसील में सारी चीजें उन्होंने रखी कि परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ एहतियात आप बरतिए बस, बाकी बहुत ज्यादा अफवाहों में जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके डॉक्टर आपसे शेयर कर रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, उस पर एक तरह से अमल कीजिए। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, जो बातें डॉक्टर मोहसिन वली साहब बता रहे थे, क्या लगता है कि सरकारें भी अगर इस तरह की चीजों पर अमल करें और इस पर एक बेदारी लाई जाए, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए से या दूसरे चैनलों के थ्रू, और उस पर एक तरह से काबू पाने की जरूरत है? देखिए, मेडिकल साइंसेज में किसी भी एपिडेमिक को डील करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होती है। तो उसमें सॉफ्ट मेजर्स होते हैं, मीडियम मेजर्स होते हैं और स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं। तो जहां सॉफ्ट मेजर्स एडवाइजरी के तौर पर लोग अपनाते हैं, और जैसे कफ एटिकेट्स हो गए, डिस्टेंसिंग हो गई, ये लोगों के करने का काम है, वहीं कुछ मीडियम और स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं जो प्रशासन को करने पड़ते हैं। तो इस मेरे सिलसिले में मेरी नजरिए से सबको अपना काम करना चाहिए। तो अगर सरकारें स्ट्रिक्ट मेजर्स ला रही हैं, जैसे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए या फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स कैंसिल कर दी, या फिर एक अभी आज ही एडवाइजरी जारी हुई है जिसको कोविड 2020 एडवाइजरी जो दिल्ली सरकार ने जारी की है, उसमें कहा गया है कि अगर आपको कोरोना वायरस है और आप उसे छुपाते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन झेलना पड़ेगा। तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि हर तौर पर हमें हर लेवल के एफर्ट्स करने हैं ताकि ये जो इंसिडेंस हमारी कंट्री में लो है अभी फिलहाल, वो लो ही बनी रहे। क्योंकि अगर फ्लड गेट्स ओपन होते हैं और अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो हमारा स्वास्थ्य तंत्र इससे जूझने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि हर एक चैलेंज से हमें सबक लेना चाहिए। तो जो सरकार है हिंदुस्तान की, सालों से वो हेल्थ पर बहुत कम खर्च करती है, यानी कि 1.5% से भी कम खर्चा स्वास्थ्य पर किया जाता है। यहाँ पर एक सबक ले लेना है कि कभी भी मुसीबत आ सकती है, आपको अपने बिल्कुल जाहिर सी बात, इससे सबक लेना चाहिए और सरकार को आइंदा से तैयार रहना चाहिए। हालांकि सरकार ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई, बड़ी तेजी से सरकार ने इस मामले में काम किया, खर्चा ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समीर दलवाई जी, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मैं चाह रहा हूं सभी को मैं जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं। समीर दलवाई जी, जो सवाल मैंने डॉक्टर निम्मी से किया था कि सरकार जिस तरह के कदम उठा रही, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्टिव एक तरह से गवर्नमेंट नजर आ रही। लेकिन क्या बेदारी जो है लोगों में लाई जाए, ये भी एक बड़ा कदम होगा? लोगों को चीजें समझाई जाए, बताई जाए। जी, लोगों को चीजें समझाई जा रही है आपके माध्यम से, टीवी के और माध्यमों से। मैं एक बात कहूंगा कि या तो राष्ट्रीय सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, ये पहले बार मैंने देखा कि अलग अलग पार्टी की सरकारें होने के बावजूद बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे सलोखे से, प्यार मोहब्बत से, बहुत अच्छे कोऑपरेशन से पूरे जो पार्टीज हैं सब अच्छा काम करें, और मैं ये दुआ करूंगा कि ये जारी रहे। मैं सिर्फ एक ही फिर से एक बात कहूंगा कि बहुत से जो लोग हमें पूछ रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, अभी देखिए ये इसका एग्जैक्ट आंसर देना मुश्किल है, मगर एक बात बताऊंगा, आज अपने पास 80 पेशेंट डायग्नोस हो चुके हैं जी। अगर 80 पेशेंट आज डायग्नोस हो गए तो ये जाहिर सी बात है पिछले 14 दिन से उन्हें ये इन्फेक्शन था, सिम्टम्स नहीं थे इसलिए हमने टेस्ट किए नहीं, पॉजिटिव थे या नहीं पता नहीं था, मगर उनको इन्फेक्शन तो था, और पिछले 14 दिन से वो जहां जहां गए वहां वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे थे। अगले 10 दिनों में ये जो इन्फेक्शन हुए नए जो मरीज हैं वो उनको सिम्टम्स होंगे, और उनके जब 14 दिन हो जाएंगे, जब सिम्टम्स आगे आएंगे, तब हमको ट्रू केसेस नजर, तब हमको डायग्नोस केसेस नजर आएंगे। तो आज अगर हमारे पास 80 केसेस है तो हमें एक अंदाजा लगाना चाहिए कि कई ज्यादा केसेस ऑलरेडी मौजूद है समाज में जो हमें अब तक डायग्नोस नहीं हुए। एक ही बात कह के मैं एंड करूंगा, चाइना में जो हमारे मित्र ने कहा अभी, जो इकोनॉमिस्ट थे, कि चाइना ने इसे कंट्रोल कर पाया। कैसे कंट्रोल कर पाया? 21 जनवरी को उनके पास 100 केसेस थे डायग्नोस्ड, और 23 जनवरी को उनके पास 400 केसेस डायग्नोस्ड थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि 400 केसेस आज डायग्नोस्ड है, इसका मतलब समाज में 4000 केसेस हैं। उसी दिन से उन्होंने टोटल लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल, और उसके 2 दिन के बहुत तेजी से जिस तरह की सूरत हाल चीन में थी, उसने बहुत तेजी से काबू पाया हालात पर।
अब तो मुझे बहुत एक बहुत एक मिनट तरह से कहना है कमी भी कि आ रही है चाइना में। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, बहुत छोटा सा एक रिएक्शन, जो बात डॉक्टर निम्मी कह रही थी। एक मिनट मैं समीर, ठीक है, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं सर, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों को अभी और जोड़ना। जी जी सरकार हमें जी बात पूरी कर लीजिए समीर जी, बात पूरी कर लीजिए। शायद सरकार कंपलसरी नहीं कर पाए कि तुम घर से बाहर मत निकलो। हमें खुद को सोचना है कि अगर मैं अवॉइड कर सकता हूं घर के बाहर जाना, तो मैं खुद अवॉइड करूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये अपना खुद डिसीजन भी अब यहाँ पर लेना है और खुद से भी फैसला करना है कि क्या कुछ कदम उठाने हैं। अगर बच्चों को घर रख सकते हैं, घर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यासिर जिलानी आपके पास आऊंगा। जो बात डॉक्टर निम्मी कह रही थी कि इससे आखिर सबक लिया जाना चाहिए और सरकारों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार इससे सबक ले और आगे से हेल्थ जो सेक्टर है उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, इसमें कोई राजनीति इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है और न मैं करूँगा। बेहद मजबूती से सरकार अपने हर महकमे के लिए काम करती है। आज समीर ने जो बात कही है, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि आज जो हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम स्टेट में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। 36 स्टेट के अंदर ये हेल्पलाइन नंबर है कि अगर आपको कहीं से भी किसी तरह की सूचना है तो डायरेक्ट आप सेंट्रल से कनेक्शन होना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है अगर कोई भी केस डायग्नोस होता है। और मैं आपको ईरान वाली बात बताऊं, उसको भी मैं कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो लगभग 800 के आसपास ईरान में हैं। कुछ कश्मीर से हैं, कुछ बैंगलोर से हैं, जिनके घर के लोगों के भी कॉल आ रही है, जिनके तमाम वहां से ईरान से वो लोग कॉल कर रहे हैं। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है रवीश कुमार जी, उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और कोशिश ये की जाएगी, क्योंकि वहां भी उन्होंने एक सेंटर बना रखा है। पहले उस सेंटर में जाना होता है, वहां उनकी थॉरोली चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि वहां पे हालात ईरान में और भी खराब है, तो जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं वो इत्मीनान रहें और भारत की सरकार बिल्कुल ईरान में जितने भी भारतीय हैं उनको जरूर लेके आएगी। ये आपके माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा। और नजफी साहब, जो बात यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी एक मुश्किल वक्त है और हिंदुस्तान के लिए भी। हिंदुस्तान के लिए यहां से जाना और वहां से 5000 स्टूडेंट या जायरीन को लेकर आना, मतलब एक टफ काम तो है, मुश्किल तो है दोनों सरकारों के लिए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम यह किया है कि जितने भी ये लोग कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं, उनके लिए एक आइसोलेटेड जगह पे रखा हुआ है। उसमें हिंदुस्तानी इंडियंस बिल्कुल नहीं है, कोई है नहीं उसके अंदर। अब ये वक्त है हमारी गवर्नमेंट को, बिलखुसूस वजारत खारजा को, वो लोग कहीं ना कहीं उनके इन्फेक्शन होने के पहले या इसके अंदर इंडोल होने के पहले उनको अगर हिंदुस्तान इंडिया वापस ला लिया गया तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। वजह यह है कि एक बार उनको इन्फेक्शन होने के बाद जब वो हिंदुस्तान आएंगे, वो इंडिया में आएंगे, फिर दोबारा एक हमारे पास एक कहीं ना कहीं फैलने के चांसेस होंगे। आपके चैनल के थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलखुसूस वजारत खारजा से दरख्वास्त है कि जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे स्टूडेंट की शक्ल में हो या जायरीन की शक्ल में हो, जहां तक जल्द अगर हिंदुस्तान को ला लिया गया तो वो लोग भी बच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर जल्द कदम उठाया गया तो वो लोग बच सकते हैं और फिर उनके घर वालों को, उनके जो रिश्तेदार हैं जो एक तरह से परेशान हैं, उनके लिए भी एक राहत की बड़ी खबर होगी। मैं विजय सरदाना जी आपके पास आऊंगा, बहुत देर से वेट करें। सरदाना जी, कोरोना वायरस ने जितने सेक्टर हैं सबको एक तरह से इफेक्ट किया, मुतासिर किया है। मैं खासतौर से कारोबार की बात कर रहा था, कितना डेंजर है, क्योंकि अगर लोग घरों पर बैठे रहेंगे, ऑफिसेज नहीं जाएंगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का आना जाना बंद हो जाएगा, तो कितना खतरनाक है बिजनेस के हिसाब से और तिजारत के हिसाब से। देखिए, निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन मैं भारत के लिए कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हम लोग इस देश में निर्भर करते थे कि दुनिया से आ जाएगा, हम काय को मेहनत करें। चाइना में जिस तरह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, हमारे यहाँ पे केमिकल नहीं आए, दवाइयां नहीं आई, बहुत सारे ऑटो पार्ट्स नहीं आए, हम लोगों को एक सबक मिला है कि हम दुनिया पे कितना निर्भर होना चाहेंगे। क्योंकि ये घटनाएं कोरोना की ऐसा नहीं है ये पहली और आखिरी है, इसके बाद भी होगा। कोरोना अपना रूप बदलेगा, अगले साल आपको किसी ना किसी और रूप में दिखेगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो 2-3 चीजें मेरे सामने जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं आपके माध्यम से। जी। जो लोग अब व्यापार करना चाहते हैं, जो चीजें हम आज तक आयात कर रहे थे
जितने टीवी देखने वाले व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप ये देखिए कि चाइना से क्या आता था। आप उस सेक्टर को एक्सप्लोर करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि भारत सरकार की आने वाले समय में पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम निर्भरता दुनिया पे कम करें और अपने देश में बढ़ाएं, ताकि इस तरह की मुसीबतों से बचें। बिल्कुल। दूसरा, भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आज किसी ना किसी पॉलिटिकल और दूसरे कारण से हम रोके हुए थे, आज कोरोना ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी पॉलिसीज को सुधारें ताकि लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़े। तीसरा, जो दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में इन्वेस्ट करती थी, आज वो सब फंस गई हैं, क्योंकि सबकी सप्लाई चेन इफेक्ट हो गई है। वो भी चाहेंगे कि हम ओवर डिपेंडेंसी चाइना पे ना करें, हम अल्टरनेट सोर्सेज भी ढूंढें और वो ऐसी जगह जाएंगे जहां पे डोमेस्टिक मार्केट भी बड़ा हो। तो भारत निश्चित रूप से एक नेचुरल चॉइस होगा। तो आने वाले समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और पॉलिसीज, अगर हम तीन बातों पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन उसके लिए हमारी सरकारों को और हमारी पॉलिसीज को और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ईमानदारी से काम करना होगा। इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और जहां तक बात है स्लो डाउन की, चाहे वो बैंकिंग रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम रही हो, चाहे यस बैंक हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि सरकार ने अब इस बात को समझना चाहिए कि जो कंपनी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और किसी भी तरह के घपले करेगी, उनके प्रोमोटर्स को बगैर देरी के सीधा जेल में डालना चाहिए, ताकि इस देश में सफाई हो, ईमानदार लोगों को काम करने का मौका मिले। और ये देश सरकार को, हमारी सरकारों को सबक लेने की अब जरूरत है। और बड़ी अच्छी बात सरदाना जी ने कही कि अब खुद एक तरह से डिपेंडेंट होना चाहिए, और जो चीजें चाइना पर जिस तरह से हम डिपेंड रहते हैं, वो चीजें उसकी तरफ हिंदुस्तान को अब खुद एक तरह से सोचना चाहिए। एक लास्ट कमेंट मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब सर आपसे लेना चाहूंगा कि क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ पैगाम आप न्यूज़ 18 उर्दू के थ्रू देना चाहेंगे कि लोग क्या कुछ एहतियात बरतें और अफवाहों पर ध्यान न दें? इसको डिटो करता हूं मैं जो आपने बोला है। जी जी। अफवाहों पर ध्यान न दें, एहतियात बरतें। एहतियात हमने बता दी। देखिए, कोरोना वायरस नया वायरस है, इसके बारे में हमको किसी को तजर्बा नहीं है, इसलिए एहतियात बताई जा रही है। दूसरा, कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग पैनिक कर रहे हैं। ये वो केस हैं जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिनको है या बिल्कुल नहीं है, तो इसमें मौत नहीं होगी। कोरोना का जो बीमारी है, कोरोना वायरस डिजीज जो है, वो फैटल इन्फ्लुएंजा नहीं है। अब मैंने बिल्कुल बात साफ कर दी। फैटेलिटी के मैंने कारण बता दिए, जो 5, 6, 10 बताए थे, उसमें फिर बता देता हूँ। हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा खतरा, उसके बाद डायबिटीज के मरीज वगैरह वगैरह। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी मोबिलिटी को कम रखिए, सफाई पे ध्यान दीजिए। आपसे कहा जाता है 5 वक्त नमाज पढ़िए, वही पढ़ने लगी है इसी बहाने, कोरोना के बहाने 5 बार तो हाथ धुल जाएंगे, मुंह धुल जाएगा। कुछ तो करिए, कर तो हम कोरोना को अगर शिकस्त देना कह रहा है, उसे मात देने और हराना है, तो सिर्फ एहतियात और एहतियात बरतिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोरोना से अगर लड़ना है और उसे शिकस्त देना है तो सिर्फ एहतियात बरतिए। कोरोना से बहुत ज्यादा डरने की और परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ एहतियात बरतिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, यासिर जिलानी साहब, विजय सरदाना जी, मीर अली रजा नजफी साहब, डॉक्टर समीर दलवाई जी और डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।